नमस्कार साथियों, आज हम जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है उससे संबंधित दूसरा सिद्धांत पढ़ेंगे, मोलथस का सिद्धांत। क्योंकि पहला जो अध्याय हमने पढ़ा था, लास्ट जो लेसन हमने पढ़ा था, उसमें बताया कि जनसंख्या वृद्धि के जनसंख्या परिवर्तन के प्रमुख 4 सिद्धांत थे। हमने जो पिछली क्लास में पढ़ा था वो जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत था। उसके बाद में मोलथस का जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, फिर अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत और फिर मार्क्स का जनसंख्या सिद्धांत। तो अब अगला सिद्धांत पढ़ते हैं हम, मोलथस का जनसंख्या सिद्धांत। मोलथस का जनसंख्या सिद्धांत पढ़ने से पहले सामान्य देख लेते हैं मोलथस का परिचय। मोलथस इंग्लैंड का नागरिक था, ब्रिटेन का नागरिक था। इसका जन्म 1766 में हुआ था और मृत्यु 1834 में हुई थी। यानी जन्म 1766 और मृत्यु 1834 में हुई थी। कहाँ का नागरिक था? ब्रिटेन का नागरिक। इसका पूरा नाम रॉबर्ट थॉमस मोलथस था। रॉबर्ट थॉमस मोलथस था। इसके पिता का नाम था डेनियल मोलथस। क्या नाम था? डेनियल मोलथस। यहां तक समझना। जनसंख्या का सिद्धांत, जनसंख्या परिवर्तन का सिद्धांत जो दूसरा है मोलथस ने दिया, उसका जो जीवन काल है वो 1766 से 1834, यानी प्लासी के युद्ध का लगभग उसका जन्म हुआ था 1766 और 1833 का जो एक्ट बना था तो 1834 में लगभग उसकी मौत हुई थी मोलथस की, 1766 और 1834। उसका पूरा नाम क्या था? रॉबर्ट थॉमस मोलथस। जन्म कब हुआ? ब्रिटेन। पिता का क्या नाम था? डेनियल मोलथस। ये जो डेनियल मोलथस थे ये एक अर्थशास्त्री थे प्लस राजनीतिज्ञ भी थे, यानी वहां की राजनीतिक में भाग लेते थे, प्लस जनानकीविद थे। यानी जनसंख्या के बारे में भी लगातार अध्ययन करते रहते थे। डेनियल मोलथस जो रॉबर्ट मोलथस के पिता थे, अर्थशास्त्री भी थे, राजनीतिज्ञ भी और जनानकीविद थे, यानी जनसंख्या के अध्ययन संबंधी भी जानकारी को लेते हैं। डेनियल मोलथस के बहुत सारे दोस्त, जिनमें से एक दोस्त था गॉडविन, विलियम गॉडविन। ध्यान रखना इसका। डेनियल मोलथस का एक दोस्त था, उसका नाम था विलियम गॉडविन। यह भी इंग्लैंड का रहने वाला था। इसने एक पुस्तक लिखी, पॉलिटिक्स। इसकी पुस्तक का नाम था पॉलिटिकल जस्टिस इसकी पुस्तक का नाम था, यानी सामाजिक न्याय। पॉलिटिकल जस्टिस या राजनीतिक न्याय या पॉलिटिकल जस्टिस, इसकी किताब थी विलियम गॉडविन की। वापस यहां से समझते हैं मोलथस का जनसंख्या सिद्धांत। जन्म हुआ ब्रिटेन में, कब हुआ? 1766, मृत्यु 1834। पिता का नाम डेनियल मोलथस था, जो अर्थशास्त्री भी था, राजनीतिज्ञ भी था, जनानकीविद था। इस डेनियल मोलथस का दोस्त था जिसका नाम था विलियम गॉडविन। इसने एक पुस्तक लिखी थी, विलियम गॉडविन ने पॉलिटिकल जस्टिस यानी राजनीतिक न्याय नाम की पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में गॉडविन ने बताया कि जो समाज में जनसंख्या वृद्धि हो रही है, क्या हो रही है? जनसंख्या वृद्धि। ये जनसंख्या वृद्धि हमारे समाज के लिए स्वर्ण युग का काम करेगी। अर्थात इस पॉलिटिकल जस्टिस जो नामक बुक थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। पॉलिटिकल जस्टिस यानी जस्टिस की बात, न्याय की बात कौन करता है? गॉड। तो यहाँ पे तो नाम आया है गॉडविन, यानी भगवान ही जीतेगा, सत्य के साथ रहता वो जीता है। तो पॉलिटिकल जस्टिस, न्याय कौन देता है? सत्य। तो पॉलिटिकल जस्टिस की किताब किसने लिखी? गॉडविन ने। इसको ध्यान में रखना। इस किताब में उसने बताया है कि जनसंख्या वृद्धि के फायदे, यानी अगर जनसंख्या वृद्धि होगी तो समाज में स्वर्ण युग बढ़ेगा।
अब इसने बताया कि वर्दी होगी तो समाज में स्वर्ण युग आएगा, लेकिन मोल्थस जो था, रॉबर्ट मोल्थस, डेनियल का पुत्र, वो इससे जो विचार थे उनसे असहमत था, यानी इसके विपरीत स्वभाव की विचारधारा थी मोल्थस की। इस विपरीत स्वभाव की विचारधारा को उसने, यानी जो गॉडविन के विचार थे कि जनसंख्या वृद्धि समाज के लिए फायदेमंद है, उसके विपरीत मोल्थस ने 1798 में एक लेख लिखा, एक निबंध लिखा, पॉपुलेशन, उस लेखक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। एक निबंध लिखा था 1798 में। कब लिखा? 1798। 1798 में इसने एक लेख लिखा था, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, यानी हिंदी में नाम देखा जाए तो प्रिंसिपल का मतलब सिद्धांत, ऑफ मतलब क्या, और पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, यानी जनसंख्या का सिद्धांत। 1798 में ऐसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन नामक एक निबंध लिखा था, लेख लिखा था मोल्थस ने, जो किस पर आधारित था? जो विलियम गॉडविन के विचार थे उनसे विपरीत था। यानी विलियम गॉडविन ने तो बताया कि जनसंख्या समाज के लिए फायदेमंद है, लेकिन मोल्थस जनसंख्या वृद्धि होने को समाज के लिए उपयुक्त नहीं मानता था, यानी दोनों की विचारधारा आपस में नहीं मिलती थी। इसी विचारधारा को उसने इस लेख के द्वारा बताया कि किस प्रकार से जनसंख्या विस्फोट समाज के लिए और आने वाले भविष्य के लिए हानिकारक है। तो उसका किस सिद्धांत में बताया था, किस पुस्तक में या किस लेख में बताया था इस सिद्धांत को? प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन का 1798 में। जन्म कब हुआ? 66 में, मृत्यु 1834 में। पॉलिटिकल जस्टिस गॉडविन की बुक है। गॉडविन कौन था? डेनियल मोल्थस का दोस्त था। डेनियल मोल्थस अर्थशास्त्री भी था, राजनीतिज्ञ भी था और जनांकी भी था। अब जो मोल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत दिया है, उसकी जो सिद्धांत दिया उसका प्रभाव का कारण था यूरोप की वर्तमान स्थिति, यानी उस समय तथा डेनियल जो गॉडविन था उस गॉडविन के विचार, इन दोनों से वो प्रभावित हुआ और उसने समाज को किस प्रकार से भविष्य में संसाधनों के साथ सामंजस्य करने के लिए एक नए विचार की ओर प्रकट किया या एक नया विचार समाज के सामने रखा। ये मोल्थस पहला विद्वान था, पूरे विश्व में पहला विद्वान था जिसने जनसंख्या वृद्धि को समाज के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए हानिकारक बताया। अर्थात ये विश्व का पहला ऐसा इंसान था, पहला विद्वान था, पहला जनांकीविद था, पहला अर्थशास्त्री भी था जिसने विश्व को जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है उसके नुकसान बताए। यानी फायदे तो बताए थे किसने? गॉडविन ने, लेकिन मोल्थस ने उस जनसंख्या वृद्धि के नुकसान, हानियां बताई, उसके प्रभाव बताए। ये पहला विद्वान था मोल्थस। अब उसने यूरोप की स्थिति का वर्णन करके तो अध्ययन करके तो ये जो सिद्धांत दिया था तो उसके मन में दो अवधारणा थी। हम कोई भी सिद्धांत देते हैं तो उसकी अवधारणा जरूर होती है, मेन पॉइंट, मेन जो एम होते हैं वो जरूर होते थे। तो इसने इसकी दो प्रमुख अवधारणा सिद्धांत, पहला सभी के लिए खाद्यान्न या अन्य जो संसाधन है वो आवश्यक है। यानी इस पृथ्वी पर किसी का भी जीवन हो, उस जीवन को अपने जीवन के निर्वाह के लिए, अपना जीवन निर्वाह व्यतीत करने के लिए खाद्यान्न की और संसाधनों की आवश्यकता जरूर होगी। वो बिना संसाधनों के और खाद्यान्न के अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर सकता। दूसरा जो मनोभाव था वो ये था कि समाज में जो स्त्री और पुरुष है, उस स्त्री और पुरुष के बीच जो संबंध होते हैं वो भी स्वाभाविक है। स्त्री
और पुरुष के बीच मनोभाव होना स्वाभाविक, यानी स्त्री और पुरुष के बीच में संबंध होना निश्चय है, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि भी होगी। यानी ये दोनों उसकी पूर्व अवधारणाएं थी। पहली अवधारणा कि जीवन निर्वाह के लिए खाद्यान्न जरूरी है, दूसरा कोई भी स्त्री और पुरुष हो उसमें मनोभाव संबंध या मनोभाव स्वभाव जरूर होगा। ये दो अवधारणाएं हैं। अब हमने इतने तक देख लिया। 1766 में उसका जन्म हुआ, 1834 में मृत्यु ब्रिटेन में हुई। उसके पिता का क्या नाम था? डेनियल मोल्थस। उसके डेनियल मोल्थस के जो दोस्त था उसका नाम था विलियम गॉडविन। उसकी पुस्तक थी पॉलिटिकल जस्टिस यानी राजनीतिक न्याय। उसमें कहा गया जनसंख्या वृद्धि के फायदे कि एक जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है समाज के लिए स्वर्ण है। उसके विचारों के विपरीत, यानी वो उसके पापा का दोस्त था तो उसके विचारों से क्या था? असहमत था। उस असहमत को जताने के लिए उसने एक निबंध लिखा था 1798 में। उस निबंध का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, यानी एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। अब जो निबंध लिखा था वो यूरोप की जो वर्तमान स्थिति थी उस समय की, उसको ध्यान में रखा। दूसरी ओर जो गॉडविन के विचार थे उनको रखा, और तीसरी ओर दो पूर्व अवधारणाएं मानी। एक अवधारणा संसाधन आवश्यक है जीवन के लिए, और दूसरी जो सामान्य बात है कि पुरुष और स्त्री के बीच में मनोभाव स्वाभाविक है। अब उस जो सिद्धांत में उन्होंने क्या क्या बताया? तो पहला हमने जीवन परिचय पढ़ लिया, प्रभाव पढ़ लिया, पूर्व अवधारणाएं पढ़ ली। अब है वो सिद्धांत कि मोल्थस अपने सिद्धांत में क्या कहना चाहता है। मोल्थस ने अपने जनसंख्या जो सिद्धांत है उसमें बताया कि जिस प्रकार खाद्यान्न की वृद्धि होगी, मान लो वर्तमान का हमारा जो ये क्षेत्र है, अगर इसमें खाद्यान्न में वृद्धि होगी तो खाद्यान्न में वृद्धि होने से लोगों के रहन सहन में वृद्धि होगी। खाद्यान्न में अगर वृद्धि होगी तो क्या होगा? लोगों के रहन सहन में भी वृद्धि होगी, यानी जो लोगों का जीवन है उसमें भी वृद्धि। अगर लोगों के जीवन शैली में परिवर्तन होगा, जीवन शैली बदल जाएगी, जीवन शैली बदलने के कारण क्या होगा? जनसंख्या में भी वृद्धि होगी। क्या होगी? जनसंख्या में वृद्धि होगी। क्यों होगी? क्योंकि मान लो खाद्यान्न का उत्पादन ज्यादा होगा तो जो खाद्यान्न का उत्पादन अतिरिक्त या जनसंख्या से ज्यादा अगर खाद्यान्न होगा तो जो अन्य खाद्यान्न है उसको यूज में लेने के लिए, उसका उपयोग में लेने के लिए भी जनसंख्या आवश्यक होगी, और उस लिए जनसंख्या क्या होगी? धीरे धीरे वृद्धि हो जाएगी। अब ये जनसंख्या वृद्धि धीरे धीरे बढ़ने लगेगी, और खाद्यान्न में वृद्धि और जनसंख्या की वृद्धि इन दोनों के बीच में एक लंबी खाई पड़ जाएगी। यानी खाद्यान्न तो क्या होगा? एक निश्चित समय के लिए ही बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जनसंख्या बहुत तेजी की गति के साथ आगे बढ़ती है। एक समय ऐसा आएगा कि जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा हो जाएगी। जनसंख्या वृद्धि क्या होगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी, लेकिन खाद्यान्न की जो वृद्धि है वो धीरे धीरे क्या होगी? घटने लगेगी। धीरे धीरे क्या होगी? घटने लग जाएगी। अब घटने लग जाएगी जैसे खाद्यान्न घटने लगेगा, यानी लोगों के जो जीवन चलाने वाले, जीवन का निर्वाह करने वाले संसाधन है वो धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएंगे, तो जनसंख्या भी क्या होगी? धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगी। जनसंख्या भी क्या होगा? धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगी। अब खाद्यान्न एक समय में ऐसा हो जाएगा कि जो उस समय की जनसंख्या है उसके जीवन स्तर के बराबर हो जाएगा। मान लो जिस समय जनसंख्या कम थी, मान लो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 मिलियन टन अनाज था। 5 मिलियन टन अनाज जब शुरुआत हुई, और मान लो जनसंख्या थी 5 लाख। 1 मिलियन के लिए, 1 लाख के लिए 1 मिलियन टन गेहूं था। अब मान लो जनसंख्या में, मान लो खाद्यान्न पहले 6 टन था, जनसंख्या 5 टन थी, 5 मिलियन लोग थे। अब मान लो खाद्यान्न में तो वही बढ़ती रही, लेकिन जनसंख्या धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये मान लो 10 मिलियन तक पहुंच जाएगी और ये 10 लाख टन तक ही रहेगा। तो ये खाद्यान्न में जो कमी आएगी, इधर तो 9 तक पहुंच गए और इधर 6 तक,
यानी धीरे धीरे यहाँ क्या आ गया, खाद्यान्न की कमी हो गई और यहाँ क्या आ गया, जनसंख्या बढ़ गई। अब यहाँ मान लो खाद्यान्न कम हो गया तो लोगों में जनसंख्या भी कम होगी। मान लो ये जनसंख्या यहाँ से कम होगी और खाद्यान्न में मान लो 5 हो गया और उधर 7 हो गया, खाद्यान्न में भी कमी, जनसंख्या में कमी होगी। अर्थात जब जनसंख्या वृद्धि घटेगी, क्यों? क्योंकि खाद्यान्न भी घटे। खाद्यान्न एक समय में आकर लोगों के जीवन स्तर कितना हो जाएगा, यानी जितना लोगों का जीवन चल सके, इस खाद्यान्न के द्वारा इनका जीवन चल सके, वो स्थिति आ जाएगी, यानी लोग केवल अपने जीवन का निर्वाह कर सके। इस जो ये जीवन का निर्वाह करने वाली बात है, उसको मोल्थस ने अपने शब्दों में इसे मोल्थेसियन ट्रेप कहा। क्या कहा था? मोल्थेसियन ट्रेप कहा। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोल्थेसियन ट्रेप। अब मोल्थेसियन ट्रेप होता है क्या? एक लाइन है, अगर जनसंख्या वृद्धि की तुलना में खाद्यान्न में अत्यधिक कमी आती है, इतनी कमी आती है कि लोगों की यानी उस जनसंख्या के जीवन स्तर का निर्वाह किया जा सके। पहले देखा था खाद्यान्न अधिक था, लोगों की रहन सहन जीवन शैली में परिवर्तन हो, लोगों के सुख हुआ, खाद्यान्न बहुत अधिक मात्रा में था। अधिक मात्रा में था तो लोग सोचते हैं हमारे पास तो खाद्यान्न बहुत ज्यादा है, चलो जनसंख्या में वृद्धि हो जाए तो हमारे काम भी और बढ़ जाएंगे। तो जनसंख्या जीवन शैली में परिवर्तन होने के कारण जनसंख्या में बढ़ी, लेकिन जनसंख्या इतनी बढ़ गई कि खाद्यान्न अपने आप ही कम हो गया, खाने वाले ज्यादा हो गए और खाना है जो कम हो गया। अब ऐसी स्थिति में क्या हुआ, धीरे धीरे जनसंख्या घटने लगी और खाद्यान्न भी घटने लगा। खाद्यान्न इतना कम हुआ कि जो जनसंख्या बची उसका जीवन निर्वाह किया जा सकता है। उस पद्धति को, उस समय को मोल्थस ने कहा मोल्थेसियन ट्रेप। क्या कहा? मोल्थेसियन ट्रेप, यानी खाद्यान्न में कमी आना, वो खाद्यान्न केवल जीवन स्तर जितने ही बचना है, क्या कहलाता है? मोल्थेसियन ट्रेप कहलाता है। उसके बाद में मोल्थस ने बताया, उसके बाद में मोल्थस ने बताया दो भाग कर लेते हैं, एक तरफ लिख देते जनसंख्या, एक तरफ लिख लेते खाद्यान्न, खाद्यान्न की जगह अगर संसाधन में लिखते हैं तो भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल्थस ने बताया कि खाद्यान्न और जनसंख्या इन दोनों की वृद्धि में बहुत बड़ा अंतर है। उससे पहले उसने एक बात बताई कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 25 वर्ष के बाद जनसंख्या दुगुनी हो जाती है। तो जनसंख्या हर 25 वर्ष के बाद में दुगुनी हो जाती है, ये मोल्थस ने बताया था। सबसे पहले इसको ध्यान रखना, मोल्थस के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जनसंख्या दुगुनी कितने वर्ष के अंतराल पर होती है? तो 25 वर्ष के अंतराल। किसके आधार पर? मोल्थस के आधार पर। अब मोल्थस ने बताया कि विश्व की जनसंख्या में तो ज्यामितिक परिवर्तन होते हैं। विश्व की जनसंख्या में तो ज्यामितिक परिवर्तन होते हैं। ज्यामितिक यानी हम इसको कहते हैं जियोमेट्रिक। जनसंख्या परिवर्तन में जियोमेट्रिक तरीके से या ज्यामितिक रूप में या गुणोत्तर रूप में क्या होता है? परिवर्तन होता है। गुणोत्तर रूप में परिवर्तन होता है। ज्यामितिक हो, जियोमेट्रिक हो, चाहे गुणोत्तर हो, उस रूप में परिवर्तन होता है। लेकिन जो खाद्यान्न है उनमें केवल समांतर श्रेणी और अंकगणितीय या अर्थमेटिक रूप में जनसंख्या में परिवर्तन होता है। अर्थात वापस समझ लेना, जो जनसंख्या है वो तो किस रूप में बदलती जाती है? ज्यामितिक रूप में या जियोमेट्रिक रूप में या गुणोत्तर रूप में। लेकिन जो खाद्यान्न है वो समांतर श्रेणी से बदलता है, परिवर्तन होता है, अंकगणितीय रूप से होता है या अर्थमेटिक रूप से। अब कैसे की बात करें हम, तो मान लो वर्तमान में जनसंख्या है 1 करोड़। ये जो जनसंख्या है 2 करोड़ होने में 25
25 साल का समय लगेगा। तो 25 साल में हो गई 2 करोड़। अगले 25 साल में हो जाएगी 2 का 4 करोड़, 2 का 4 करोड़। अगले 25 साल में 4 का हो जाएगी 8 करोड़। अगले 25 साल में 8 का हो जाएगा 16 करोड़। अगले 25 साल में हो जाएगा 32 करोड़। अगले 25 साल में हो जाएगा 64 करोड़। अगले 25 साल में हो जाएगा 128 करोड़ और अगले 25 साल में हो जाएगा 256 करोड़। 256 करोड़, यानी हर 25 वर्ष के अंतराल में क्या होगी, जनसंख्या वृद्धि होगी। वो किस रूप में होगी, ज्यामितिक रूप में होगी, ज्यामितिक रूप में या जियोमेट्रिक रूप में होगी। पहले 25, मान लो वर्तमान में 1 करोड़ है तो 25 साल में 2 करोड़, अगले 25 साल में 2 की दुगनी हो जाएगी 4, फिर अगले में 4 की दुगनी हो जाएगी 8। इस क्रम रूप में जनसंख्या चलती रहती है। लेकिन जो हमारा खाद्यान्न है उसमें जो वृद्धि होगी वो समांतर श्रेणी में होगी, अंक गणितीय रूप में होगी। अर्थात पहले 1 करोड़, अगले 25 साल में ये जनसंख्या बढ़कर 2 करोड़, अगले 25 में बढ़कर 3 करोड़, अगले 25 में बढ़कर 4 करोड़, अगले 25 में बढ़कर 5 करोड़, अगले 25 में बढ़कर 6 करोड़, अगले 25 में बढ़कर 7 करोड़, अगले 25 में बढ़कर 8 करोड़ और अगले 25 में बढ़कर 9 करोड़। यानी जितने समय में जनसंख्या 256 हो जाएगी उतने गुणे में खाद्यान्न में मात्र 9% वृद्धि। यानी जितना 256 गुना होगी किसमें, जनसंख्या में वृद्धि, उसकी तुलना में खाद्यान्न में तो सिर्फ 9% हुई। अब इस चीज को देखते हैं मोल्थस के अनुसार। मान लो हमारे पास पहले 1 रोटी थी तो खाने वाला केवल 1 जना ही था। यहाँ तक तो दोनों सम्मिलित, दोनों समान है, दोनों का जीवन जो शैली है वो आसानी से चल सकती है, जनसंख्या अपने जीवन का निर्वाह कर सकती है। यहाँ पर भी मान लो दोनों समान है तो जीवन स्तर ठीक है, चल जाए। लेकिन जैसे 50 साल पूरे हुए, यहाँ देखते हैं जनसंख्या हो गई 4 करोड़, लेकिन खाद्यान्न में कम हो गया तो भी कुछ नहीं, सामान्य रूप से कम हुआ है तो जीवन चल सकता है। लेकिन हम आगे जाते हैं तो जनसंख्या की तुलना में खाद्यान्न में क्या होता है, एक बड़ा अंतर आने लगता है। मान लो 8 हो गई तो खाद्यान्न 4 है, 16 हो गई जनसंख्या, खाद्यान्न 5 है, 32 करोड़ हो गई तो खाद्यान्न 6 मिलियन टन है, 64 हो गई तो खाद्यान्न 7 मिलियन टन है। यानी दोनों के बीच में क्या आ रहा है, एक बड़ा अंतर आ रहा है। खाने वाले ज्यादा है और खाद्यान्न क्या है, कम है। ऐसी स्थिति में क्या होगी, भूखमरी फैल जाएगी, लोग इधर उधर लूट मार शुरू कर देंगे, लोगों के जो कुपोषण की अवस्था है वो फैल जाएगी, बीमारियां फैल जाएगी, लोगों का जीवन स्तर नीचे हो जाएगा। इसी कारण तो जनसंख्या, जो मोल्थस ने, डेनियल गोल्डमैन ने बात कही कि जनसंख्या फायदेमंद है वृद्धि, तो मोल्थस ने इसी आधार पर विरोध किया था कि जनसंख्या किस प्रकार के लिए, भावी समाज के लिए जो वृद्धि हो रही है वो किस प्रकार के लिए विस्फोटक है। यानी उसने पहला विद्वान था जिसने ये बताया कि जनसंख्या वृद्धि कितनी हानिकारक है। अगर हम बात करें 200 वर्षों की, यानी 25 25 25 25 25 इनकी बात करें तो 200 वर्षों में जनसंख्या और खाद्यान्न का अनुपात रह जाएगा 256:9। यानी 200 वर्षों में खाद्यान्न तो रहेगा 9 और जो जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी, 256 गुना अधिक हो जाएगी, 256 गुना अधिक हो जाएगी। इसी तरह ये तो मान लो 2 शताब्दी की बात है, 3 शताब्दी या 300 सालों की हम बात करें तो ये अनुपात बढ़कर कितना हो जाएगा, 4006 गुना 13। यानी 13 तो रहेगा खाद्यान्न और 4006 क्या हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी। अब इन दोनों में देखो कितना अंतर है, दोनों के बीच में एक खाई से भी बड़ी खाई दिखाई दे रही है। खाद्यान्न तो बिल्कुल कम है और जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है। यानी एक अनार और हजारों बीमार वाली बात आ जाएगी, 100 बीमार की जगह हजारों बीमार वाली, क्योंकि यहाँ तो बड़ा अंतर दिख रहा है। जनसंख्या तो 256 और खाद्यान्न 9 गुना। इसी आधार पर उसने माना कि जनसंख्या किसी भी देश के जो वृद्धि हो रही है वो किसी भी देश के विकास के लिए हानिकारक है, समाज के लिए स्वर्ण युग नहीं कही जा सकती है। उसने, हम सामान्य तौर पर देखते हैं हमारे घर की बात, मान लो परिवार में 2 दंपति हैं, अभी इन दोनों के एक ही संतान,
इस एक दंपति के मानो 2 संतानें हो जाती है अलग अलग 25 वर्ष बाद। अब 25 वर्ष बाद में और देखते हैं तो इनके 2 हो जाएगी, 4 हो गई। और 25 वर्ष बाद में देखते हैं तो इनके 2 हो जाएगी और 4 हो गई। और 2 वर्ष 25 वर्ष बाद में देखते हैं तो और जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। तो इस प्रकार ये जो क्रम है ये 256 हो जाएगा, यानी 200 सालों में 200 सालों के अंदर 2 शताब्दियों के अंदर 256 गुना वृद्धि हो जाएगी जनसंख्या। पहले एक दंपति के माध्यम से 2 पुत्र हुए, दोनों के 2 हो गए 4, फिर 4 के 2 हो गए 8, फिर 8 के 2 हो गए 16, फिर 16 के 2 32। ये क्रम चलता रहता है। लेकिन खाद्यान्न में क्या है, भूमि तो वही रहेगी, उत्पादन भी वही होगा, मानो थोड़े से वृद्धि हो सके। 1 मिलियन टन था, इसका 2 मिलियन टन हो जाएगा। 2 मिलियन टन के मानो और भी रासायनिकों का प्रयोग किया, 3 टन हो जाएगा। 3 की जगह 4 टन हो जाएगा। लेकिन इस वृद्धि में और इस वृद्धि में एक बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। ये अंतर यही दर्शाता है कि समाज में जनसंख्या वृद्धि के लिए खाद्यान्न की वृद्धि होना आवश्यक है। अगर खाद्यान्न में कमी होगी तो जनसंख्या अपने आप क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। मृत्यु की जो दर है वो बढ़ जाएगी, जीवन निर्वाह है उसकी शैली में कम हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगी। पहले लोगों का विकास होता था, अब घट जाएगा, खाद्यान्न में कमी हो जाएगी, जीवन स्तर भी गिर जाएगा, लोगों में भूखमरी फैल जाएगी, उस साथ साथ में कुपोषण के भी शिकार हो जाएंगे। अब इसको हम एक चित्र के माध्यम से देखते हैं। एक चित्र के माध्यम से देखते हैं कि किस प्रकार से एक क्षेत्र में की जो जनसंख्या की वृद्धि है वो और खाद्यान्न में है वृद्धि वो किस प्रकार से अलग होती है। यह मान लो हमारे 1 से डिवाइड, इधर तो मान लो खाद्यान्न है, y की ओर तरफ तो खाद्यान्न मिलियन टन में, और x की ओर जनसंख्या 1 2 3 4 5 6। x की ओर जनसंख्या प्रदर्शित हो रही है और y की ओर खाद्यान्न। मान लो वर्तमान में जनसंख्या है, किसी भी स्थान की जनसंख्या मान लो है 2 करोड़ या 1 करोड़, 1 करोड़ मान लो। लेकिन वर्तमान में 1 करोड़ है तो खाद्यान्न में भी मान लो 1 करोड़। लेकिन धीरे धीरे जनसंख्या में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा परिवर्तन हो रहा है। वर्तमान में 1 करोड़ है, अगले 2 सालों में हो जाएगी 2 करोड़, अगले 2 सालों में हो जाएगी 4 करोड़, अगले 2 सालों में हो जाएगी 8 करोड़। तो जनसंख्या में वृद्धि तो क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन खाद्यान्न में एक वर्ष में 1 करोड़ 1 मिलियन टन, दूसरे साल में 2 मिलियन टन, तीसरे साल में 3 मिलियन टन, चौथे साल में 4 मिलियन टन। अब जो खाद्यान्न की दर है वो तो 4 मिलियन टन तक ही पहुंची, लेकिन जो जनसंख्या है वो 8 से भी ऊपर चली गई। जो जनसंख्या है वो 8 से भी ऊपर चली गई, यानी 8 मिलियन जनसंख्या होगी और खाद्यान्न क्या हो गया, 4 मिलियन ही रह गया। अर्थात दोनों के बीच में एक अंतर पाया जाता है। जिस प्रकार से हमने देखा पहले मात्र कितनी जनसंख्या है, 1 करोड़ मान, उस 1 करोड़ जनसंख्या के लिए 1 मिलियन टन खाना है, वो तो चल जाएगा, जीवन निर्वाह उनका आसानी से हो जाएगा। फिर 2 साल 25 साल बाद में खाद्यान्न हो जाएगा, मान लो कुछ तकनीक आने के कारण, खाद बीज आने के कारण, उन्नत बीज होने के कारण जनसंख्या भी बढ़ेगी, 2 करोड़ हो जाएगी, और जो खाद्यान्न है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन अगले साल जनसंख्या तो उससे तेज गति में बढ़ेगी, क्योंकि पहले यहाँ तो मान लेते 1 दंपति थे तो 1 के 2 लड़के हुए, फिर 2 के 4, फिर 4 के और 8, इस प्रकार से बढ़ेगी। तो जनसंख्या को तीव्र गति से बढ़ेगी, वो तो 256 अनुपात 9 के गुणा के हिसाब से बढ़ेगी। अर्थात जनसंख्या में तो बहुत तेजी से वृद्धि होगी और खाद्यान्न क्या होगा, गिरता जाएगा। अब खाद्यान्न अगर गिरता जाएगा तो लोगों के जीवन स्तर में भी क्या होगा, एक बहुत बड़ा अंतर होगा, जिसके कारण समाज में भूखमरी मिलेगी, लोगों का भरण पोषण नहीं होगा, महामारी फैलेगी, कुपोषण के शिकार होंगे। अब ये जो मोल्थस ने ये सिद्धांत दिया है उसको कम करने के लिए 2 कारक होते हैं, 2 कारण या उपाय बताए हैं 2।
यानी जनसंख्या को कम करने के उपाय मोल्थस के अनुसार। मोल्थस ने जनसंख्या को कम करने के लिए दो उपाय बताए, एक को कहते हैं सकारात्मक उपाय और दूसरे को कहते हैं नकारात्मक उपाय। नकारात्मक उपाय, ये जो सकारात्मक उपाय है उनको नैतिक उपाय भी कहते हैं, तो इसको अनैतिक उपाय कहते हैं। अनैतिक उपाय भी कहते हैं। ध्यान रखना, जो मोल्थस था वो मोल्थस ने सकारात्मक जो उपाय है उनको नैसर्गिक सत्य कहा। ध्यान रखना, ये नैसर्गिक सत्य कहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नैसर्गिक सत्य कहा है किसको? सकारात्मक उपाय। सत्य की जगह अगर प्रतिबंध लिखते हैं तो भी सही, नैसर्गिक प्रतिबंध। या दूसरी ओर में पॉजिटिव चेक्स। पॉजिटिव चेक्स। अब छोटा सा क्वेश्चन आ जाए, मोल्थस के अनुसार जनसंख्या को कम करने वाला कौन सा कारक, मोल्थस के अनुसार जनसंख्या जो बढ़ती है उसको कम करने का जो कारण है वह कौन सा कारक है जिसे हम पॉजिटिव चेक्स की उपाधि दे सकते हैं या उसको पॉजिटिव चेक के नाम से जाना जाता है? तो सकारात्मक उपाय। तो दो उपाय बताए थे, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। इसे नैतिक कहते हैं, इसे अनैतिक कहते हैं। मोल्थस को सकारात्मक सिद्धांत ने क्या कहा था? पॉजिटिव चेक्स। पॉजिटिव चेक्स का मतलब होता है नैसर्गिक सत्य या नैसर्गिक प्रतिबंध। अब दोनों में जो मोल्थस के अनुसार है क्या है? तो जो सकारात्मक चीजें हैं उसमें सारे के सारे प्राकृतिक और राजनीतिक प्रतिबंध होंगे। प्राकृतिक और राजनीतिक प्रतिबंध होंगे। अब इसमें क्या है? अकाल, बाढ़ आना, सूखा पड़ना, महामारी, युद्ध, ज्वालामुखी, ये सारे के सारे कारक इसमें आते हैं सकारात्मक कारक। अर्थात जो प्राकृतिक और राजनीतिक से संबंधित चीजें वो मोल्थस के अनुसार किसमें आती है? नैसर्गिक प्रतिबंध आती है, पॉजिटिव चेक्स में आती है, या सकारात्मक उपाय में आती है। उसमें क्या है? अकाल का आना, बाढ़ का आना, सूखा, महामारी, युद्ध और ज्वालामुखी। मान लो वर्तमान में जो अभी बीमारी चल रही है वायरस, ये भी क्या है? उसके अनुसार तो किसको दर्शाते हैं? सकारात्मक को दर्शाती है। क्यों? क्योंकि वर्तमान में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर जनसंख्या तो तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, खाद्यान्न क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ऐसे देशों की जो भूगोलविद है, जो जनांकविद है, वो इसको सही मानते हैं क्योंकि उनमें जनसंख्या का स्तर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर बाढ़, सूखा, अकाल, महामारी, ज्वालामुखी, इनको देखने पर लगता है कि ये जो मोल्थस का सिद्धांत है ये नीतिवाद के आधार है। क्या है? नीतिवाद के आधार। लगता नहीं आपको? लगता है, क्योंकि हम पढ़ते हैं नीतिवाद में संभववाद, निश्चयवाद और नवनिश्चयवाद जब हमने पढ़ा था या आगे वापस पढ़ेंगे तो निश्चयवाद में क्या है कि प्रकृति मानव पर हावी रहती है, यानी प्रकृति के आगे मानव नहीं जा सकता है। तो यही बात कही मोल्थस ने कि जनसंख्या को रोकने का सबसे बड़ा उपाय है सकारात्मक उपाय, पॉजिटिव चेक्स यानी नैसर्गिक प्रतिबंध। वो कौन कौन से? अकाल, बाढ़, सूखा, युद्ध, महायुद्ध, ज्वालामुखी, ये सारे किस में आती है? प्रकृति में आती है। अर्थात जनसंख्या पर प्रकृति क्या हो जाएगी? हावी हो जाएगी। तो मोल्थस भी ये सिद्धांत नीतिवाद के आधार पर देता है। दूसरा है नकारात्मक। नकारात्मक में आ जाएगी विवाह में देरी, अविवाहित, अन्य कानून, अन्य जो जनसंख्या से संबंधित, जनसंख्या को कम करने के जो कानून है वो हर देश के कुछ न कुछ कानून होते हैं। चीन में भी एक परिवार में एक ही बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। भारत में भी है, एक परिवार में अधिकतम एक माँ बाप के 2 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर होंगे तो उसको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। यानी सभी देशों में
जनसंख्या से नियंत्रण करने से संबंधित अलग अलग कानून बने होते हैं। और भी हम देखें तो गर्भपात, और भी देख लें हम तो इसके अंतर्गत विवाह में देरी, अविवाहित होना, अन्य कानून जो राज्य सरकारें, देश की सरकारें, जो अन्य देशों की सरकारें जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए बनाती वो गर्भपात करवाना। इसके अलावा भी हम अगर माना जाए और दूसरे कारकों को, तो दूसरे कारकों के अंतर्गत आजीवन एजिंग, वेश्यावृत्ति भी एक प्रमुख कारण माना जाता है। वेश्यावृत्ति, ये सारी की सारी क्या अनैतिक है, यानी समाज में मानव जीवन में ये कानून लागू नहीं होते, ऐसे कानून करना घोर अपराध है। अब मान लो विवाह में देरी, तो सामान्य सी बात है, हम कह सकते हैं अच्छी बात है कि विवाह लड़का और लड़की जिस उम्र के हो, शादी के लायक हो, उनकी उम्र पूरी हो जाती है, उनकी शिक्षा पूरी हो जाती है, उसी के बाद में शादी करनी चाहिए। अविवाहित होना दूसरी बात है, लेकिन गर्भपात और ये जो वेश्यावृत्ति कानून है ये अलग ढंग के। गर्भपात तो बिल्कुल क्या है, अशोभनीय कारक माना जाता है। अब जो ये कारण बताए हैं और मोल्थस ने जो सिद्धांत दिया है उसकी आलोचना जरूर होगी, क्योंकि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समाज के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है। तो इसकी आलोचना करने वाले सबसे पहले थे मार्क्सवादी लोग। कौन थे? मार्क्सवादी लोग। मार्क्सवादियों का मानना था कि जो जनसंख्या में वृद्धि होगी वो संसाधनों के उपयुक्त आधार पर ही मानी जाती है। अब मान लो मेरे परिवार में हम 4 सदस्य, तो जो परिवार के लोग हैं वो जो जनसंख्या में मान लो उस परिवार में वृद्धि होती है तो वो वृद्धि उसके संसाधनों के आधार पर होती है, यानी जितने लोगों के पास संसाधन होते हैं उसी के आधार पर जनसंख्या में वृद्धि होती है, अन्यथा किसी भी परिवार में, राज्य में, देश में जनसंख्या की वृद्धि नहीं होती है। तो मार्क्सवादियों ने इसका विरोध किया था। दूसरी आलोचना हुई ज्यामितीय आधार का जो जनसंख्या में वृद्धि हुई थी वो क्या है, गलत है। ज्यामितीय आधार पर जो जनसंख्या में वृद्धि हुई थी वो गलत है। उसने कहा जरूरी नहीं है कि हर देश में, हर स्थान पर, हर राज्य में, हर नगर में ज्यामिति के आधार पर जनसंख्या वृद्धि हो। अगर किसी में जनसंख्या ज्यादा वृद्धि होगी तो कोई ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ जनसंख्या वृद्धि बिल्कुल कम है। एक तरफ हम देखते हैं नागालैंड में जहाँ पर माइनस जनसंख्या वृद्धि हुई थी, एक तरफ को दूसरे राज्यों को देखें तो बहुत तीव्र गति से जनसंख्या वृद्धि हुई थी। तो सब जगह जनसंख्या की ज्यामिति होना जरूरी नहीं है। तो दूसरी आलोचना ये। तीसरी आलोचना हुई थी खाद्यान्न की, कि जरूरी नहीं है कि खाद्यान्न भी उतना ही आगे बढ़े जितनी जनसंख्या। खाद्यान्न भी तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है। अगर भारत की तरीके से देखें तो भारत जब आजाद हुआ था जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, तो उसके भरण पोषण के लिए हमारे पास नई नई तकनीकी का उपयोग करने लगा। उसमें भी एक आती है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, यानी हरित क्रांति 1966-67 की बात है, श्वेत क्रांति 1970 की बात है। अब हरित क्रांति के माध्यम से आपको पता है खाद्यान्न में बहुत तीव्र गति से वृद्धि की गई थी ताकि अपने देश में जो जनसंख्या उसकी आपूर्ति की जा सकती है। तो खाद्यान्न उसने बताया कि जरूरी नहीं है कि जनसंख्या बढ़ेगी तो खाद्यान्न घटने लगेगा, हम अपनी तकनीकी के माध्यम से उस खाद्यान्न को भी बढ़ा सकते हैं। तो ये भी आलोचना है। और इनकी सबसे बड़ी आलोचना की थी ईसाई समाज के लोगों ने। ईसाई समाज की क्या, लगभग विश्व में ऐसा कोई समाज नहीं है जो गर्भपात तथा अन्य जो वेश्यावृत्ति संबंधी कुरीतियां हैं या जो कारक मानकर मोल्थस मानता है कि गर्भपात करके या वेश्यावृत्ति के माध्यम से हम जनसंख्या को कम कर सकते हैं, ये समाज में लागू नहीं है। ऐसा करना दंडनीय अपराध माना जाता है। और इसी 2 चीजों को आधार मानकर ईसाई समाज के लोगों ने, क्रिश्चियन समाज के लोगों ने मोल्थस के, जो यूरोपीय ईसाई समाज के लोग थे, उन्होंने मोल्थस का घोर विरोध किया था कि ये समाज में लागू नहीं होने चाहिए। तो प्रमुख तौर पे मोल्थस ने जो जनसंख्या सिद्धांत दिया था वो पहला ऐसा विद्वान था जिसने बताया कि जनसंख्या विस्फोट
किस प्रकार के लिए समाज के लिए हानिकारक है। अगर जनसंख्या बढ़ेगी खाद्यान्न नीचे हो जाएगा, अगर खाद्यान्न बढ़ेगा तो जीवन में शैली में परिवर्तन हो जाएगा, लोग गरीब हो जाएंगे, भूखमरी फैल जाएगी, कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। आगे वाला जो जनसंख्या सिद्धांत है वो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।